हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो जंग ही सही। जो भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य था बाबा साहब के संविधान को समाप्त करके मनुस्मृति के आधार पर हिंदू राष्ट्र बनाना, उसमें वो लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी करके और संविधान को दरकिनार करके चुनाव जीत लिया। चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमारे वोट काट दिए। पूरा दुनिया देख रहा है, लेकिन चुनाव आयोग की आंखें नहीं है जो देख रहे। 10,000 लेकर जो गए उनके घरों पे भी बुलडोजर चल रहा है, और जो आज हिंदू राष्ट्र घोषित करने के दिशा में कदम उठा चुके हैं, अपने दफ्तर का नाम सेवा तीर्थ रखा है, आज वो आप पर स्नूपिंग करने के लिए क्या लाए हैं? संचार साथी। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो जंग ही सही। कि जो लोगों की आवाज है वो संसद में भी गूंजे। हमारे साथी हैं जो हर काम छोड़कर इस पर भी लगे रहते हैं कि देश, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे राजनेता ये नहीं चाहते। हमारे राजनेता भी शायद ये चाहते हो, लेकिन लोकसभा में अगर स्थिति देखें तो बामुश्किल भारतीय जनता पार्टी जो मांग कर रही थी 400 पार, जिससे यह संविधान को बदल दिया जाए, उन्होंने बामुश्किल अपनी सरकार बनाई। 2 तरह के बैसाखी के सहारे, एक बिहार के नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू के सहारे। लेकिन यह सरकार किस तरह से काम कर रही है? आप देख रहे हैं कि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य था बाबा साहब के संविधान को समाप्त करके मनुस्मृति के आधार पर हिंदू राष्ट्र बनाना, उसमें वो लगे हुए हैं और उनको शायद कोई चुनौती नहीं मिल रही। ये चिंता का विषय, और ये चिंता का विषय सिर्फ राजनेताओं को नहीं है, तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी है। इसलिए कि जो कॉलेजों में हाल है, जो विश्वविद्यालय में है, जो देश के संविधान और न्यायालय में है, उससे आम लोग रोज प्रभावित हो रहे हैं। मैं बिहार का उदाहरण दूंगा। बिहार में चुनाव हुए और पूरे दावे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी करके और संविधान को दरकिनार करके चुनाव जीत लिया। कैसे संविधान को दरकिनार किया? चुनाव में नियम है, एक आचार संहिता होता है। उस आचार संहिता के समय 10,000 रुपए प्रत्येक जीविका दीदी के माध्यम से पूरे राज्य के 1,25,00,000 महिलाओं तक पहुंचाने का काम किया गया। चुनाव के बीच मैं याद दिला दूं कि जयललिता ने बहुत पहले 2004 में एक स्कीम लाई थी जो चुनाव से पहले से चल रही थी, लेकिन उस समय के चुनाव आयोग ने उनकी उस स्कीम को बंद की क्योंकि आचार संहिता लागू हो चुका था। डीएमके पार्टी ने फ्री टेलीविजन की स्कीम थी उनकी, लेकिन चुनाव के समय उसको रोक दिया गया। आंध्र प्रदेश में किसानों को उनके जो वहां तूफान आया था और उसके कारण जो मुआवजा दिया जा रहा था उसको रोक दिया गया। इस बार तेलंगाना में बीआरएस पार्टी ने किसानों को मुआवजा देना चाहा, उसको चुनाव आयोग ने रोक दिया। ये कौन सा चुनाव आयोग है? ज्ञानेश कुमार गुप्ता और उसके पहले राजेश कुमार गुप्ता का, जिसके माध्यम से हर संवैधानिक
जो नियम और कायदे कानून है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। आपको पता होगा कि चुनाव के समय एक शहर में एक कोने से दूसरे कोने भी अगर आप वोटर को ले जाना चाहेंगे तो आपको इजाजत नहीं है, लेकिन पूरे भारत से करीब 2 दर्जन ट्रेन भारतीय जनता पार्टी के लोग ऑन रिकॉर्ड है, और उस ट्रेन पर जाने वाले तमाम जो यात्री हैं उनका कहना है कि इसकी पैसे जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिए और वो वोटर को ले गए। एसआईआर के माध्यम से, एसआईआर में मैं बता दूं, समरी या जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, इसमें कई बार हुआ है। उसका उद्देश्य ये होता है कि अपडेट करना जो लोग मृत हो चुके हैं और जो नौजवान वोट देने के काबिल हुए हैं उनको उस वोटर लिस्ट में स्थान मिले। लेकिन हुआ क्या, शुरू से ही इस वोटर लिस्ट को मिटा दिया गया। जो लोग पहले से वोट दे रहे थे उनका कोई आधार नहीं रखा गया। आप दोबारा अप्लाई कीजिए। यह नियम अपने तरफ से ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का बनाया हुआ है। संविधान यह इजाजत देती है और यह कर्तव्य है चुनाव आयोग का कि सभी वोटर को वो वोटर लिस्ट में ला। उसके लिए आपको आवेदन देना पड़े, यह कभी नहीं हुआ था। और उस आवेदन में आप एक पार्टी के जो तमाम ऐसे लोग हैं उनको लगे कि ये दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक है तो उनको वोटर लिस्ट से हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में जज कहते हैं कि कोई नहीं है जो कह रहा है कि हमारा नाम हट गया है। पहले उन्होंने कहा कि 15 लोगों को ले आओ जिनको चुनाव आयोग ने मृत घोषित किया है, और हम अगर आप ले आते हैं कि वो जिंदा है तो इसको हम रद्द कर देंगे। 15 के जगह 4 दर्जन लोग गए और उन्होंने इजाजत मांगी कि आप 1 दर्जन ट्रेन दीजिए और ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट के बाहर जगह नहीं मिलेगा, हम खड़ा कर देंगे। लेकिन उनको इजाजत नहीं मिली और एसआईआर पर अभी भी चल रहा है। यानी कि बिहार का चुनाव हो गया और उस चुनाव में तमाम लोग जो सोशल मीडिया पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमारे वोट काट दिए गए, पूरा दुनिया देख रहा है, लेकिन चुनाव आयोग की आंखें नहीं है जो देख रही है। और इस तरह से बेईमानी अगर हो रही है तो जब ये जंग है अपने तमाम संवैधानिक अधिकारों का, तो क्यों नहीं राजनीतिक दल सड़कों पे उतर रहे हैं? आप वोटर अधिकार यात्रा के लिए सड़क पर आए। मैं दावा करता हूं कि कोई भी एक आदमी उस यात्रा में पैसे के बल पर नहीं आया। अपनी तरफ से अपने मोटरसाइकिल लेके, गाड़ी लेके, झंडा लेकर लोग सड़कों पर थे, आपके साथ थे खड़े। लेकिन बिहार में इतना बड़ा धोखा हुआ वोटरों के साथ। 10,000 लेकर जो गए उनके घरों पे भी बुलडोजर चल रहा है, और वो तमाम लोग जो एक जाति से है, जिनका हनुमान है, इतना कलावा बांधता है, इतना बड़ा टीका लगाता है हनुमान, उसी के जात के लोग की घरों को सबसे पहले तोड़ा जा रहा है और मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है। अरे किसके है तुम जात और किसके लिए हो? तुम्हारे पिताजी ने तो मंडल कमीशन के लिए क्या नहीं किया था, लेकिन क्या उस खून का ये रंग हमें देखने के लिए मिलेगा? तो वाजिब है उस खून पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसी तरह हमारे तेजस्वी जी बहुत सारे यात्राएं की, बहुत कह रहे हैं कि सबसे अधिक हमने लोगों को
सभाएं आयोजित की, लेकिन सर ये बताइए कि एक नॉमिनल भी, दिखावे के लिए भी चुनाव के बाद क्या कोई एक विरोध हुआ? औपचारिकता भी एक धरने के रूप में भी सर। और जो आज हिंदू राष्ट्र घोषित करने के दिशा में कदम उठा चुके हैं, अपने दफ्तर का नाम सेवा तीर्थ रखा है, उस झासाराम का भी नाम है। तो आप अंतर्राष्ट्रीय रूप से और इस देश में तमाम कानून तोड़कर, नैतिकता को ताक पर रखकर, और दिल्ली में करोल बाग जाइए, पाकिस्तान से जो आए थे वो एक मंदिर लाकर स्थापित किए थे आजादी के बाद, जो संयोग से आरएसएस के पंच सितारा कार्यालय के बगल में है। यानी कि जब आरएसएस कार्यालय उस समय तो ऐसे ही बना था, आज वो पंच सितारा होटल है। उनके पार्किंग में दिक्कत है तो उस 1400 साल पुराने मंदिर को और उसके चारों तरफ जो जगह है उसको बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया गया, ढा दिया गया। और ये लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और आज किसी का भावना नहीं आहत हुआ। हमारे मित्र रतनलाल जी बैठे हैं, एक ट्वीट कर दिए तो इतना भावना आहत हो गया कि वो बेचारे अदालत के चक्करें काट रहे हैं। लेकिन यहां लोगों का भावना आहत नहीं हुआ। 1400 साल पुराने मंदिर को भी गिराने पर आपकी भावना नहीं आ रही। माना जाता है कि जिस औरंगजेब की ये लोग बात करते हैं उससे भी अधिक मंदिरों को गिराने का श्रेय सेवा तीर्थ के जो तिलकधारी हैं उनको यह माना जाता है। लेकिन इस पर पूरे देश में चुप्पी है। और आपकी जासूसी करने के लिए जो आदमी, आपको शायद पता हो कि जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, एक महिला के स्नूपिंग पर के लिए उन्होंने बहुत सारा इंतजाम किया। एक आईएएस अफसर थे प्रदीप शर्मा, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर उन्होंने सारी बातें कही थी। और उस समय यूपीए सरकार के समक्ष ये बात आई थी तो 2013 में। आज वो आप पर स्नूपिंग करने के लिए क्या लाए हैं? संचार साथी। सभी ऐप टेलीफोन में उसको लाना है। हालांकि एक अंतरराष्ट्रीय बड़ी कंपनी एप्पल ने मना कर दिया। और किस वजह से मना किया? लोगों के प्राइवेसी खतरे में है, इसलिए जिसका शोर और जिसके विपरीत संचार मंत्री सदन में बोल रहे हैं, उस आधार पर एप्पल कंपनी ने मना कर दिया कि हम नहीं आपके इस ऐप को डालेंगे। क्योंकि उस ऐप को हटाने के बाद भी उसकी जो कार्य है वो होती रहती, जैसे पेगासस में था। तो ऐसी परिस्थिति में जब तमाम विश्वविद्यालय में सिलेबस खत्म किए जा रहे हैं, शिक्षा को मैं चूंकि कॉलेज में पढ़ाता हूं, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं आपके माध्यम से तमाम जो देश में सीयूईटी के माध्यम से बच्चों को एडमिशन कराते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब मैं बता दूं ये बात और दावे के साथ कहता हूं कि जितनी जगह ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं सीयूईटी, मैं जहां पढ़ाता हूं वहां आसपास ग्रामीण क्षेत्र है दिल्ली, जाट समुदाय के लोग हमारे कॉलेज में बहुत बड़ी संख्या में पढ़ते थे। और जब से सीयूईटी आई है, एक भी व्यक्ति उस समुदाय का हमारे कॉलेज में नहीं, एक भी नहीं, मेरे क्लास में नहीं। और ये नाम जिनका लेते हैं आप तो जानते ही हैं, मैं तो नाम लेना भी पसंद नहीं करता। तो सब कुछ भूल कर लोग अपने अपने अधिकारों को जाते हुए देखकर, अपने बच्चों का भविष्य खत्म होते हुए देखकर अगर चुप है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। WTP जो वी द पीपल और तमाम
संगठनें जो जिस वजह से आप लोगों को आमंत्रित कर रही है वो वजह सार्थक है। हमने तमाम सांसदों को भी आमंत्रित किया है, लेकिन सांसद जो होते हैं वो लोगों से रूबरू होने में उनको शायद दिक्कत आती है, क्योंकि वो भी उसी शैली में आ चुके हैं जिस शैली में इस देश के सेवा तीर्थ के जो मालिक हैं वहां पर बैठे वो उसको ला रहे हैं। आखिरी में मैं ये आपको इस बात को आपके साथ साझा करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि किस तरह से संविधान और चुनाव खतरे में है, क्योंकि ईवीएम का जिक्र हुआ है यहाँ। बहुत दिलचस्प है, इसमें जो 3 पॉइंट्स आज हैं, जब 1990 में मंडल कमीशन लागू हुआ और उसके तुरंत उसकी प्रतिक्रिया में 3 कदम ब्राह्मणवादी ताकतों ने उठाई, वो यही 3 कदम थे। पहला क्या था, इस देश में ईवीएम को प्रभावशाली ढंग से लागू किया। दूसरा था निजीकरण, जब नौकरी ही नहीं रहेगा तो तुम आरक्षण कहां से लोगे। और तीसरा था कॉलेजियम व्यवस्था, जिसमें जज खुद अपने आप को नियुक्त करेंगे। सरकार का रोल और संसद का रोल 0 हो जाए। हालांकि अभी उसी के कारण थोड़ा बहुत बचा हुआ है, क्योंकि इस घिनौनी सरकार का उसमें हस्तक्षेप रहता है, तो जो भी बचे हुए जज हैं वो भी उसी परंपरा के रहते जिस हिंदू राष्ट्र और मनुस्मृति को ये लोग संविधान बनाना चाहते हैं, जिसके लिए जज कहता है कोर्ट में ऐसे ऐसी बातें करता है। और सबसे दिलचस्प थी कि जिस जज ने एससी के लिए क्रीमी लेयर की बात कही, उनको उन पर जूता फेंका। हम लोगों ने विरोध किया था, लेकिन अब लगता है कि वो विरोध पता नहीं सार्थक था कि नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं अब कि हमने माफ कर दिया। लेकिन चलिए, हम तो जानते थे कि महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद उनके हत्यारे को भी उनके परिवार के लोगों ने कहा कि हम माफ कर दिए, लेकिन स्टेट अपना कार्य किया। गिरफ्तारी हुई, ट्रायल हुआ, सजाए मौत मिली। यहां स्टेट तो चुप है। और अगर उस समुदाय का, जिसको आज हिंदू कहते हैं, अब उसके डेफिनेशन में मैं अधिक नहीं जाऊंगा, हिंदू मतलब आज होता है ब्राह्मण, तो उस समुदाय का अगर कोई चीफ जस्टिस होता और जूता कोई चला देते, खासतौर से अगर वो दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक होता, 7 जन्मों तक भी उसको जेल से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। जिस तरह से हमारे कुछ साथी जेएनयू के 5-6 साल हो गया बिना ट्रायल जेलों में है और उनकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं है। और हमारे तमाम न्यायाधीश रिटायर होने के बाद इंटरव्यू देते हैं कि हमने तो कहा था कि आ जाओ, और किसको दिया था? ऐसे जज को जिसे पहले से लोगों को पता था कि क्या उनकी प्रतिक्रिया होगी। संविधान सम्मत लोग जो हैं, जो इस देश में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए संघर्ष करते हैं। महिलाओं को इसलिए मैं जोड़ा हूं कि एसआईआर में जो इस बार हुआ है उसमें एक खास बात सुन लीजिए। महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुष वोटर बिहार में लगभग 900 थी, और एसआईआर होने के बाद वो घट के 25 घट गई, यानी प्रत्येक 1000 में 25 महिलाएं कम हो गई। इसका क्या मतलब हुआ? जबकि जनसंख्या का तो ये लोग नहीं कर रहे हैं, आपको पता है कि सेंसस को रोका हुआ है इन्होंने, लेकिन पॉपुलेशन प्रोजेक्शन होता है कई संस्थाओं के द्वारा कि अगर आज ये जनसंख्या है तो कल जाके क्या जनसंख्या होगी। उस पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के हिसाब से बिहार की टोटल वोटर लिस्ट जो थी उसमें 8 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, लेकिन कितना हुआ? 7.42 करोड़, जिसमें महिलाओं की संख्या कम हुई। और चुनाव होते होते चुनाव आयोग ने कहा कि 7.45 करोड़ ने वोट दिया। हम तो ये जानते थे कि जब एक बार वोटर लिस्ट जारी हो जाती है और चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो वो फ्रीज हो जाती है, उसके बाद आप उसमें जोड़ा घटाव नहीं कर सकते।
लेकिन 3 लाख तो ऐसे ही बढ़ गए। और उसके बाद जो फॉर्म 17 जो है, उसमें जो उनके जो लोग वोट दिए और जो चुनाव आयोग ने वोट की घोषणा की, उसमें भी बड़ा इजाफा हुआ। और इस तरह के, और आप बोलिए, ट्वीट कीजिए तो तुरंत चुनाव आयोग कहता है कि एक आपका फोटो लगा देगा और लिखेगा कि हमने फैक्ट चेक किया, गलत। लेकिन बीएलओ की मृत्यु हो रही है, उसमें कोई फैक्ट चेक नहीं हुआ। क्या उन्होंने अपने हैंडल से वीडियो डाला है? केरल के कुछ बीएलओ, जिसमें वहां के जिलाधिकारी भी संभवतः हैं शामिल, वो नाच गा रहे, इतने प्रफुल्लित हैं, इतने प्रफुल्लित है कि वो 41 लोग जो शहीद हो गए, जो बीएलओ है, पता नहीं वो किस कारण से शहीद हो गए। ज्ञानेश गुप्ता जी को तो पता ही नहीं है, उनकी जो बेटी, उनके आदेश, एसआईआर के आदेश के 1 दिन पहले जिनकी नियुक्ति हुई नोएडा के डीएम के रूप में, और उनके पता नहीं इन लोगों के पूरे खानदान भी आईएएस रहते हैं। लैटरल एंट्री से नहीं है, वो लैटरल एंट्री तो अलग है इनका खेला, वो यूपीएससी के माध्यम से है। और यूपीएससी किस तरह से परीक्षाएं कंडक्ट कर रही है, हमारे जो युवा साथी जो आज मुझे सुन रहे होंगे, वो समझ जाए कि उनकी जो नौकरी, सिर्फ ये नहीं खतरे में कि नौकरी कम हो गई, उस योग्यता पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है जिन लोगों का चयन हो रहा है। तो उनके तमाम परिवार के लोग जो आईएएस हैं, उनको बहुत ही प्लम पोस्ट दे दिया गया है। और देश में जो संघर्ष है उस पर एक विराम लगा हुआ है, क्योंकि राजनीतिक रूप से नेता जो है पता नहीं डरे हुए हैं कि क्या है। बोलने वाले कुछ लोग, हम लोग जो आज WTP के मंच पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में पूरे दमखम के साथ अपनी बात रखते हैं, लेकिन यही दमखम अगर संसद में भी दिखे, और मेरा निवेदन होगा आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से अपने तमाम राजनेताओं को, कि अगर आपको दिखाना है, लोगों के वोट को बचाना है, तो कम से कम एक बार आप सड़क पे आइए। मैं मानता हूं कि संसद है जहां चर्चा होनी चाहिए, लेकिन संसद में अगर चर्चा ही नहीं हो रही है और सार्थक चर्चा बिल्कुल नहीं हो रही है। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।